घूमने फिरने वाली सास बहू। शहर लखनऊ में चंद्रा परिवार रहता था, जिसमें 4 सदस्य थे। घर के मुखिया रमेश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी, उनका बेटा सुनील चंद्रा और बहू प्रिया। रमेश जी और सुनील एक ही आईटी कंपनी में काम करके घर चलाते थे, लेकिन घर में असली शासन चलता था 2 महिलाओं का, गायत्री और प्रिया का। दोनों सास बहू में एक बात कॉमन थी, वो था घूमने फिरने का बेपनाह शौक। उनके लिए साल के 12 महीने मतलब 12 अलग अलग ट्रिप। कभी शिमला की बर्फ में सेल्फी, तो कभी गोवा के बीच पर रिलैक्स। और अब तो उनका मन विदेश यात्रा की तरफ भी मुड़ने लगा था। हर महीने जब दोनों अपने अपने टूर प्लान लेकर आती थी, तो घर में तूफान आ जाता था। एक दिन सुबह सुबह प्रिया ने कॉफी का मग सुनील को देते हुए कहा, सुनिए, इस बार माँ और मैंने फैसला किया है कि माँ कश्मीर जाएंगी और मैं सीधे बाली। सुनील के मुंह से कॉफी लगभग निकल ही गई। उसने माथे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया, प्रिया, क्या तुम होश में हो? पिछले महीने ही तुम दोनों स्विट्जरलैंड और केरल घूम कर आई हो, और इस महीने बाली। पिताजी ने कहा है कि अब बैंक की ईएमआई भरनी है। तभी कमरे में प्रवेश करते हुए गायत्री देवी ने अपने तेवर दिखाए और तपाक से बोली, रमेश और तुम बस पैसों की किल्लत का रोना रोते हो। हमें तो दुनिया देखनी है। जब हम दोनों घर में इतनी मेहनत से रहती हैं, तो इतना हक तो बनता ही है। उनके इस शौक की वजह से रमेश और सुनील की जिंदगी तनाव और ईएमआई के बोझ से भरी रहती थी। अगले महीने जब गायत्री देवी कश्मीर से और प्रिया बाली से लौटी, तो घर का माहौल खुशनुमा नहीं बल्कि डरावना हो गया। दोनों महिलाओं के चेहरों पर दमक थी, पर रमेश जी और सुनील के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि उस दिन 3 क्रेडिट कार्ड का बिल और एक बड़ा लोन स्टेटमेंट घर आया था। बिल की रकम इतनी ज्यादा थी कि सुनील के 1 साल की सैलरी भी कम पड़ जाती। रमेश जी ने जब सुनील से पूछा, बेटा ये क्या हो रहा है? ये कहाँ के बिल हैं? मैंने घर के लोन के लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। सुनील ने दुखी होकर जवाब दिया, पापा, गायत्री की कश्मीर ट्रिप और प्रिया की बाली ट्रिप, दोनों ने अलग अलग कार्ड इस्तेमाल किए और खर्च देखते देख के बजट से बाहर निकल गया। रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दोनों महिलाओं को हॉल में बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, बस अब बहुत हो गया। अब 1 पैसा भी किसी ट्रिप पर खर्च नहीं होगा। पहले घर का कर्जा उतारेंगे, फिर कोई बात होगी। ये सुनते ही गायत्री देवी और प्रिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रिया ने नाराजगी से कहा, ये क्या बात हुई? ये तो सरासर अन्याय है। हम अपनी खुशी के लिए थोड़ा घूम भी नहीं सकते? और गायत्री देवी ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, रमेश, अगर तुम हमें रोकोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस पारिवारिक युद्ध का फायदा उठाने के लिए रमेश जी के चचेरे भाई मदन लाल मैदान में उतरे। मदन लाल एक लालची इंसान था, जिसकी नजर रमेश जी के पैतृक घर पर थी। रमेश जी इस घर को बेचकर कर्ज उतारने की सोच रहे थे, और मदन लाल ने सोचा कि इस झगड़े का फायदा उठाकर वो घर को कौड़ियों के भाव में खरीद लेगा। मदन लाल ने रमेश जी से सहानुभूति जताते हुए कहा, भाई साहब, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पर सच कहूँ तो तुम्हारी महिलाओं ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया। रमेश जी और सुनील ने स्थिति सुधारने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। रमेश जी ने अपने कुछ पुराने शेयर बेचे और प्रिया ने अपने कुछ गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन कर्ज का बोझ इतना बड़ा था कि ये उपाय ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। सुनील ने अपने मैनेजर से पर्सनल लोन के लिए बात की, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया। मैनेजर ने कहा, सुनील, मुझे तुम्हारी मेहनत पे कोई शक नहीं है, पर तुम्हारी पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए मैं तुम्हें इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता। सुनील निराश होकर घर लौटा और उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें इस महीने किसी भी हाल में ईएमआई चुकानी होगी, नहीं तो बैंक घर जब्त कर लेगा। रमेश जी ने आखिरी बार गायत्री और प्रिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने नम आंखों से कहा, देवी, प्रिया, क्या तुम्हें सच में अंदाजा भी है कि तुम दोनों के शौक की वजह से हम कहाँ आ गए हैं? क्या तुम्हारे लिए घूमने का शौक इस घर से हमारी इज्जत से ज्यादा जरूरी है? इस पर प्रिया ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, पापा जी, हम अपनी खुशियों से समझौता नहीं कर सकते। हमें तो हर महीने नई जगहें देखनी है। आप बस पैसे मैनेज कीजिए। इस बीच मदन लाल रमेश जी के पास आया और बोला कि वो उनका घर खरीद लेगा। रमेश जी को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक बाहरी ग्राहक से घर की डील पक्की करने की कोशिश की। लेकिन मदन लाल ने उस ग्राहक से मिलकर झूठ बोला कि घर पर कानूनी विवाद चल रहा है, जिससे ग्राहक पीछे हट गया।
मदन लाल की चाल सफल रही और रमेश जी पूरी तरह से टूट गए। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब सुनील को एक शानदार उपाय सूझा। उसने सोचा, अगर ये दोनों घूमना बंद नहीं कर सकती तो क्यों ना इनके घूमने के शौक को ही कमाई का जरिया बना लिया जाए। सुनील ने अपनी सास और पत्नी को एक प्रस्ताव दिया, हम एक ट्रैवल व्लॉग चैनल शुरू करते हैं जिसका नाम होगा घूमने फिरने वाली सास बहू। आप दोनों घूमिए, हम रिकॉर्डिंग करेंगे और लोग आपको देखकर पैसे देंगे। पहले तो गायत्री और प्रिया ने नाक भौं से कोड़ी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि घूमने का खर्च अब घर नहीं बल्कि व्यूअर्स उठाएंगे तो वे तुरंत तैयार हो गई। उनकी पहली वीडियो सास बहू की शिमला बनाम ऊटी जंग जबरदस्त हिट हो गई। वीडियो में एक ने लग्जरी होटल दिखाया और दूसरे ने बजट होम स्टे। उनकी नोक-झोंक और चुटकीले कमेंट्स दर्शकों को खूब पसंद आए। चंद दिनों में ही उनके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो गए और उन्हें एक बड़े ट्रैवल ब्रांड से स्पॉन्सरशिप का पहला चेक मिला। घर में उम्मीद की नई किरण आई, लेकिन मदन लाल को ये सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। उसने देखा कि अब तो रमेश जी घर बेचने के बजाय और अमीर हो जाएंगे। ईर्ष्या में जलकर मदन लाल ने गोपी और जालंधर जैसे नकली नाम से सोशल मीडिया पर कई फेक अकाउंट बनाए। उसने उनके वीडियो पर भद्दे और झूठे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जैसे कि ये सब ड्रामा है, ये बस दिखावा करती हैं और ये लोग बहुत घमंडी हैं और पैसे की बर्बादी करती हैं। इन नकारात्मक कमेंट्स के कारण उनकी ब्रांड डील होल्ड पर डाल दी गई और घर में फिर से निराशा छा गई। ब्रांड डील रुकने से पूरा परिवार सदमे में था। सुनील ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइबर सिक्योरिटी में अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में नकली प्रोफाइल्स का आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया। उसने पाया कि सारे अकाउंट्स एक ही जगह मदन लाल के घर के आसपास से ऑपरेट हो रहे थे। सुनील तुरंत मदन लाल के घर पहुंचा और सबूतों के साथ उसे सबके सामने उजागर किया। सुनील ने सख्त लहजे में कहा, मदन चाचा, आप हमारे शुभचिंतक नहीं बल्कि हमारी बर्बादी के पीछे का कारण थे। क्या आपको पता है आपने क्या किया है? मदन लाल ने जब देखा कि उसका राज खुल गया है तो वो बिल्कुल टूट गया। उसने जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा, हाँ, मैंने ही ये सब किया। मुझे हमेशा जलन होती थी कि तुम्हारे पास इतना प्यारा घर है, मैं बस इसे सस्ते में खरीदना चाहता था। उसकी बात सुनकर गायत्री देवी और प्रिया को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हुआ। प्रिया ने रमेश जी के पैर छूकर कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे गैर जिम्मेदाराना शौक ने हमें आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। और गायत्री देवी ने भी अपनी गलती मानी और कहा, रमेश, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब से हम सब मिलकर इस घर को चलाएंगे। परिवार एकजुट हो गया। उन्होंने तय किया कि वे मदन लाल को माफ कर देंगे पर उससे दूरी बनाए रखेंगे। गायत्री और प्रिया ने एक नई वीडियो बनाई जिसका शीर्षक था सास बहू का ईमानदारी का सफर, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों, कर्जों के बोझ और यहाँ तक कि मदन लाल की साजिश के बारे में भी ईमानदारी से बात की। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कमेंट सेक्शन माफी और समर्थन से भर गया। ब्रांड डील तुरंत बहाल हो गई और चंद्रा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब उनकी विदेश यात्राएं भी होती थी, लेकिन अब वो सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनका काम बन चुका था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खेत में रहने वाला गरीब दामाद। बिलासपुर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन मेहनती युवक रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश के पास पुश्तैनी जमीन या बड़ा घर नहीं था, पर उसके पास एक बड़ा दिल और कुछ कर दिखाने का हौसला था। वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा करता था और उसका एक ही सपना था, अपनी मेहनत से एक सम्मानजनक जीवन बनाना। दूसरी ओर शहर की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यवसाय श्री वीरेंद्र सिंह की बेटी थी प्रिया। प्रिया को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली थी, पर उसका मन कभी दिखावे में नहीं लगा। वो गांव के पास स्थित अपने फार्म हाउस पर अक्सर आती थी और एक बार जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश की सादगी, ईमानदारी और उसकी आंखों में छिपी सच्चाई ने प्रिया का दिल जीत लिया और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जल्द ही प्रिया ने अपने पिता वीरेंद्र सिंह को आकाश से शादी करने की इच्छा बताई। वीरेंद्र सिंह को ये सुनकर गहरा सदमा लगा। उनकी बेटी, जो किसी बड़े उद्योगपति के बेटे की पत्नी बन सकती थी, वो एक मामूली गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी। वीरेंद्र सिंह का अहंकार आहत हुआ।
पर वो अपनी बेटी को खोना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने भरी सभा में आकाश से कहा, देखो, मैं अपनी बेटी का जीवन खराब होते नहीं देख सकता। तुम मेरे दामाद बन सकते हो, पर घर के अंदर नहीं रह सकते। अगर तुम इतने ही स्वाभिमानी हो तो मेरे खेत के एक कोने में अपनी झोपड़ी बनाकर रहो। अगर तुम इस अपमानजनक शर्त को मान लेते हो तो मैं शादी की अनुमति दे दूंगा, वरना नहीं। वीरेंद्र सिंह ने सोचा था कि आकाश ये शर्त सुनकर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाएगा, पर आकाश ने एक पल सोचा, प्रिया की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आपकी बेटी का साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और मैं उसे पाने के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। मैं आपके खेत में झोपड़ी बनाकर रहूंगा और एक दिन अपनी मेहनत से सिद्ध करूंगा कि मैं आपकी बेटी के लायक हूँ। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह की पत्नी उमा सिंह, जो बहुत ही शांत और स्नेही स्वभाव की थी, उनकी आंखों में नमी आ गई, पर वो अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल पाई। शादी हुई और आकाश ने वीरेंद्र सिंह के विशाल फार्म हाउस से लगे खेत के एक कोने में बांस और घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। ये झोपड़ी उनके प्रेम का महल थी, पर बाहरी दुनिया के लिए ये आकाश के गरीब होने का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वीरेंद्र सिंह का चचेरा भतीजा आलोक, जो वीरेंद्र सिंह के व्यापार में अपना हिस्सा चाहता था और खुद को प्रिया के लिए सबसे योग्य मानता था, इस स्थिति से बहुत खुश था। आलोक ने हर मौके पर आकाश को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। जब घर में कोई मेहमान आता तो आलोक हमेशा मजाक करता, अरे दामाद जी को अंदर क्यों नहीं बुलाया, शायद वो खेत की ताजी हवा में ज्यादा खुश रहते हैं। एक बार वीरेंद्र सिंह ने अपने बड़े ग्राहकों के लिए एक शानदार दावत रखी। आकाश को घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करने का काम दिया गया, ताकि वो दावत में शामिल ना हो सके। प्रिया ने जब अपने पिता से अनुरोध किया, पिताजी, आकाश को अंदर आने दीजिए, वो भी हमारा दामाद है, तो वीरेंद्र सिंह ने सख्ती से कहा, दामाद घर के अंदर होते हैं, खेत में नहीं। जब तक वो बाहर है तब तक उसका स्थान बाहर ही है। आकाश ये सब सुन रहा था और उसका सिर शर्म से झुक गया। रात के समय तेज हवा और बारिश आती तो झोपड़ी टपकने लगती। आकाश पूरी रात जागकर प्रिया को बचाता और खुद भीगता रहता। प्रिया रात को छिपकर आती और आकाश के लिए घर का बना खाना लाती। एक रात आकाश ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारा ये प्यार ही मेरी ताकत है, पर मुझे अब इस अपमान को सम्मान में बदलना है। मैं कब तक तुम्हारे पिता के खेत में यूं ही गुजारा करता रहूंगा। मैं अब एक पक्का मकान बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम आराम से रह सको। ये सुनकर प्रिया ने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है आकाश, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आलोक ने जब देखा कि आकाश हार मानने वाला नहीं है, तो उसने झोपड़ी के चारों ओर कचरा और गंदगी डालनी शुरू कर दी, ताकि आकाश को मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़े। आकाश जानता था कि उसे अब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से सम्मान जीतना होगा। उसने अपनी झोपड़ी के चारों ओर की मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने गांव के पुराने किसानों से बात की और पता चला कि उस खेत की मिट्टी एक खास तरह के जैविक औषधीय पौधे उगाने के लिए सबसे उत्तम थी, जिनकी बाजार में बहुत मांग थी। आकाश ने फैसला किया कि वो अपनी ही खेत के टुकड़े को अपनी कर्मभूमि बनाएगा, पर बीज खरीदने, उपकरण लेने और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए पैसे चाहिए थे। वो अपने ससुर वीरेंद्र सिंह से मदद मांगने गया। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मुझे इस खेत के एक छोटे से हिस्से को जैविक खेती के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दीजिए। अगर आप मुझे एक छोटा सा ऋण दे दे तो मैं जल्द ही आपको मुनाफा लौटाऊंगा और अपना घर भी बना लूंगा। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने ठुकराते हुए कहा, तुम जिस काम को जानते नहीं हो उसे करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात देखकर बात करो। मेरे खेत, मेरी बेटी और मेरी दौलत का सपना देखना बंद करो। तुम्हें यहाँ सिर्फ रहने की जगह मिली है, कारोबार करने की नहीं। आकाश बहुत निराश हुआ। उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, लगता है दुनिया में कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। प्रिया ने अपनी माँ उमा सिंह से गुहार लगाई, माँ, आप ही पिताजी को समझाइए। आकाश इतना मेहनती है, वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। उमा सिंह ने दुखी मन से कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी अपनी बात के बहुत पक्के हैं। वो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने व्यापार में दखल नहीं देने देंगे। मैं बेबस हूँ बेटा, पर तुम हार मत मानना।
आकाश ने छोटे मोटे काम करके और अपनी छोटी बचत को मिलाकर कुछ पैसे जमा किए। वो एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर दूर शहर गया और सबसे उत्तम किस्म के जैविक बीज खरीद कर लाया। आलोक को जब ये पता चला तो वो मन ही मन हंसा और सोचा, ये गरीब लड़का कुछ भी कर ले, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र सिंह की दौलत सिर्फ मेरे लिए है। आकाश ने रात दिन एक करके पसीना बहाकर अपने खेत के छोटे से टुकड़े पर बुआई की। मिट्टी उसकी मेहनत का जवाब देने लगी और जल्द ही वहां शानदार हरे भरे औषधीय पौधे लहलहाने लगे, जो पूरे फार्म हाउस की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वीरेंद्र सिंह भी छिपकर आकाश की मेहनत और उस शानदार फसल को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने प्रबंधक से पूछा, ये कौन सी फसल है जो इतनी अच्छी उगी है? प्रबंधक ने बताया, सर, ये एक बहुत ही दुर्लभ जैविक जड़ी बूटी है जिसकी बाजार में लाखों की कीमत है। ये सब आपके दामाद आकाश ने किया है। आलोक को लगा कि उसका वसीयत का सपना अब टूटने वाला है। उसने तुरंत एक घिनौनी चाल चली। आलोक रात के अंधेरे में खेत के पास आया और जोर से हंसते हुए अपने नौकर से कहा, देखो कैसे एक गरीब लड़का अमीर बनने का सपना देख रहा है। इस सपने को हमेशा के लिए तोड़ दो। जाओ, मुख्य सिंचाई नाली का रुख मोड़ दो ताकि सारा पानी उसके पौधों पर न जाकर दलदल में बह जाए, और साथ ही इन पौधों पर नकली कीटनाशक छिड़क दो ताकि ये 1-2 दिन में सूख जाएं। आलोक की बात सुनकर उसका नौकर थोड़ा हिचकिचाया, पर पैसे के लालच में उसने वही किया जो आलोक ने कहा था। अगली सुबह जब आकाश उठा तो देखा कि उसकी फसल मुरझा ही है, पानी का स्रोत बंद है और पौधों का रंग बदलने लगा है। आकाश का दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा। आलोक घर के अंदर बैठकर चाय पी रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब वो जीत गया है और वीरेंद्र सिंह को आकाश की नाकामी जरूर दिखेगी। प्रिया, जिसने आकाश के काम में हर तरह से मदद की थी, उसे पता था कि आकाश इतना लापरवाह नहीं हो सकता। उसे आलोक पर शक हुआ। देर रात जब सब सो रहे थे तो प्रिया हिम्मत करके खेत के पास गई और देखा कि आलोक और उसका नौकर खेत की मिट्टी में कुछ मिला रहे हैं। प्रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और छिपकर उनका एक वीडियो बना लिया। अगले दिन प्रिया ने वो वीडियो अपने पिता वीरेंद्र सिंह को दिखाया। वीरेंद्र सिंह का स्वाभिमान अपनी जगह था, पर उन्हें हमेशा सच और ईमानदारी प्रिय थी। वो वीडियो देखकर आग बबूला हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि आलोक की चालबाजी सिर्फ आकाश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी संपत्ति को हड़पने की साजिश थी। वीरेंद्र सिंह तुरंत खेत पर पहुंचे, जहां आलोक आखिरी बची खुची फसल को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। वीरेंद्र सिंह ने आलोक का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें आकाश की गरीबी से नहीं, उसकी ईमानदारी और मेहनत से जलन थी। तुमने मेरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। आलोक अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और वीरेंद्र सिंह के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, पर वीरेंद्र सिंह ने उसे माफ नहीं किया और उसे हमेशा के लिए अपने घर और व्यापार से बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र सिंह ने फिर आकाश की ओर देखा, जो उदास खड़ा था। वीरेंद्र सिंह ने पहली बार आकाश को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान गरीब घर का हो सकता है, पर उसका दिल और उसका हौसला गरीब नहीं होना चाहिए। तुम मेरे खेत के नहीं, मेरे दिल के दामाद हो। उन्होंने तुरंत आकाश के साथ मिलकर उस जैविक खेती के व्यापार को बड़े स्तर पर शुरू करने का फैसला किया। जल्द ही आकाश ने उसी खेत में अपनी मेहनत और वीरेंद्र सिंह के सहयोग से एक शानदार आलीशान घर बनाया, पर अब उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल चुकी थी। आकाश और प्रिया अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और वीरेंद्र सिंह को आकाश पर बहुत गर्व था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घूमने फिरने वाली सास बहू। शहर लखनऊ में चंद्रा परिवार रहता था, जिसमें 4 सदस्य थे। घर के मुखिया रमेश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी, उनका बेटा सुनील चंद्रा और बहू प्रिया। रमेश जी और सुनील एक ही आईटी कंपनी में काम करके घर चलाते थे, लेकिन घर में असली शासन चलता था 2 महिलाओं का, गायत्री और प्रिया का। दोनों सास बहू में एक बात कॉमन थी, वो था घूमने फिरने का बेपनाह शौक। उनके लिए साल के 12 महीने मतलब 12 अलग अलग ट्रिप। कभी शिमला की बर्फ में सेल्फी, तो कभी गोवा के बीच पर रिलैक्स। और अब तो उनका मन विदेश यात्रा की तरफ भी मुड़ने लगा था। हर महीने जब दोनों अपने अपने टूर प्लान लेकर आती थी तो घर में तूफान आ जाता था।
एक दिन सुबह सुबह प्रिया ने कॉफी का मग सुनील को देते हुए कहा, सुनिए, इस बार माँ और मैंने फैसला किया है कि माँ कश्मीर जाएंगी और मैं सीधे बाली। सुनील के मुंह से कॉफी लगभग निकल ही गई। उसने माथे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया, प्रिया, क्या तुम होश में हो? पिछले महीने ही तुम दोनों स्विट्जरलैंड और केरल घूम कर आई हो और इस महीने बाली। पिताजी ने कहा है कि अब बैंक की EMI भरनी है। तभी कमरे में प्रवेश करते हुए गायत्री देवी ने अपने तेवर दिखाए और तपाक से बोली, रमेश और तुम बस पैसों की किल्लत का रोना रोते हो। हमें तो दुनिया देखनी है। जब हम दोनों घर में इतनी मेहनत से रहती हैं, तो इतना हक तो बनता ही है। उनके इस शौक की वजह से रमेश और सुनील की जिंदगी तनाव और EMI के बोझ से भरी रहती थी। अगले महीने जब गायत्री देवी कश्मीर से और प्रिया बाली से लौटी, तो घर का माहौल खुशनुमा नहीं बल्कि डरावना हो गया। दोनों महिलाओं के चेहरों पर दमक थी, पर रमेश जी और सुनील के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि उस दिन 3 क्रेडिट कार्ड का बिल और एक बड़ा लोन स्टेटमेंट घर आया था। बिल की रकम इतनी ज्यादा थी कि सुनील के 1 साल की सैलरी भी कम पड़ जाती। रमेश जी ने जब सुनील से पूछा, बेटा ये क्या हो रहा है? ये कहाँ के बिल हैं? मैंने घर के लोन के लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। सुनील ने दुखी होकर जवाब दिया, पापा, गायत्री की कश्मीर ट्रिप और प्रिया की बाली ट्रिप, दोनों ने अलग अलग कार्ड इस्तेमाल किए और खर्च देखते देख के बजट से बाहर निकल गया। रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दोनों महिलाओं को हॉल में बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, बस अब बहुत हो गया। अब 1 पैसा भी किसी ट्रिप पर खर्च नहीं होगा। पहले घर का कर्जा उतारेंगे, फिर कोई बात होगी। ये सुनते ही गायत्री देवी और प्रिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रिया ने नाराजगी से कहा, ये क्या बात हुई? ये तो सरासर अन्याय है। हम अपनी खुशी के लिए थोड़ा घूम भी नहीं सकते? और गायत्री देवी ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, रमेश, अगर तुम हमें रोकोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस पारिवारिक युद्ध का फायदा उठाने के लिए रमेश जी के चचेरे भाई मदन लाल मैदान में उतरे। मदन लाल एक लालची इंसान था, जिसकी नजर रमेश जी के पैतृक घर पर थी। रमेश जी इस घर को बेचकर कर्ज उतारने की सोच रहे थे और मदन लाल ने सोचा कि इस झगड़े का फायदा उठाकर वो घर को कौड़ियों के भाव में खरीद लेगा। मदन लाल ने रमेश जी से सहानुभूति जताते हुए कहा, भाई साहब, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पर सच कहूँ तो तुम्हारी महिलाओं ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया। रमेश जी और सुनील ने स्थिति सुधारने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। रमेश जी ने अपने कुछ पुराने शेयर बेचे और प्रिया ने अपने कुछ गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन कर्ज का बोझ इतना बड़ा था कि ये उपाय ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। सुनील ने अपने मैनेजर से पर्सनल लोन के लिए बात की, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया। मैनेजर ने कहा, सुनील, मुझे तुम्हारी मेहनत पे कोई शक नहीं है, पर तुम्हारी पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए मैं तुम्हें इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता। सुनील निराश होकर घर लौटा और उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें इस महीने किसी भी हाल में EMI चुकानी होगी, नहीं तो बैंक घर जब्त कर लेगा। रमेश जी ने आखिरी बार गायत्री और प्रिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने नम आंखों से कहा, देवी, प्रिया, क्या तुम्हें सच में अंदाजा भी है कि तुम दोनों के शौक की वजह से हम कहाँ आ गए हैं? क्या तुम्हारे लिए घूमने का शौक इस घर से हमारी इज्जत से ज्यादा जरूरी है? इस पर प्रिया ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, पापा जी, हम अपनी खुशियों से समझौता नहीं कर सकते। हमें तो हर महीने नई जगहें देखनी है। आप बस पैसे मैनेज कीजिए। इस बीच मदन लाल रमेश जी के पास आया और बोला कि वो उनका घर खरीद लेगा। रमेश जी को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक बाहरी ग्राहक से घर की डील पक्की करने की कोशिश की, लेकिन मदन लाल ने उस ग्राहक से मिलकर झूठ बोला कि घर पर कानूनी विवाद चल रहा है, जिससे ग्राहक पीछे हट गया। मदन लाल की चाल सफल रही और रमेश जी पूरी तरह से टूट गए। जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब सुनील को एक शानदार उपाय सूझा। उसने सोचा, अगर ये दोनों घूमना बंद नहीं कर सकती, तो क्यों ना इनके घूमने के शौक को ही कमाई का जरिया बना लिया जाए। सुनील ने अपनी सास और पत्नी को एक प्रस्ताव दिया, हम एक ट्रैवल व्लॉग चैनल शुरू करते हैं, जिसका नाम होगा घूमने फिरने वाली सास बहू। आप दोनों घूमिए, हम रिकॉर्डिंग करेंगे और लोग आपको देखकर पैसे देंगे। पहले तो गायत्री और प्रिया ने नाक भौं से कोड़ी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि घूमने का खर्च अब घर नहीं बल्कि व्यूअर्स उठाएंगे, तो वे तुरंत तैयार हो गई। उनकी पहली वीडियो सास बहू की शिमला बनाम ऊटी जंग जबरदस्त हिट हो गई। वीडियो में एक ने लग्जरी होटल दिखाया और दूसरे ने बजट होम स्टे।
उनकी नोक-झोंक और चुटकीले कमेंट्स दर्शकों को खूब पसंद आए। चंद दिनों में ही उनके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो गए और उन्हें एक बड़े ट्रैवल ब्रांड से स्पॉन्सरशिप का पहला चेक मिला। घर में उम्मीद की नई किरण आई, लेकिन मदन लाल को ये सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। उसने देखा कि अब तो रमेश जी घर बेचने के बजाय और अमीर हो जाएंगे। ईर्ष्या में जलकर मदन लाल ने गोपी और जालंधर जैसे नकली नाम से सोशल मीडिया पर कई फेक अकाउंट बनाए। उसने उनके वीडियो पर भद्दे और झूठे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, जैसे कि ये सब ड्रामा है, ये बस दिखावा करती हैं और ये लोग बहुत घमंडी हैं और पैसे की बर्बादी करती हैं। इन नकारात्मक कमेंट्स के कारण उनकी ब्रांड डील होल्ड पर डाल दी गई और घर में फिर से निराशा छा गई। ब्रांड डील रुकने से पूरा परिवार सदमे में था। सुनील ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइबर सिक्योरिटी में अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में नकली प्रोफाइल्स का आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया। उसने पाया कि सारे अकाउंट्स एक ही जगह मदन लाल के घर के आसपास से ऑपरेट हो रहे थे। सुनील तुरंत मदन लाल के घर पहुंचा और सबूतों के साथ उसे सबके सामने उजागर किया। सुनील ने सख्त लहजे में कहा, मदन चाचा, आप हमारे शुभचिंतक नहीं बल्कि हमारी बर्बादी के पीछे का कारण थे। क्या आपको पता है आपने क्या किया है? मदन लाल ने जब देखा कि उसका राज खुल गया है तो वो बिल्कुल टूट गया। उसने जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा, हाँ, मैंने ही ये सब किया। मुझे हमेशा जलन होती थी कि तुम्हारे पास इतना प्यारा घर है, मैं बस इसे सस्ते में खरीदना चाहता था। उसकी बात सुनकर गायत्री देवी और प्रिया को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हुआ। प्रिया ने रमेश जी के पैर छूकर कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे गैर जिम्मेदाराना शौक ने हमें आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। और गायत्री देवी ने भी अपनी गलती मानी और कहा, रमेश, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब से हम सब मिलकर इस घर को चलाएंगे। परिवार एकजुट हो गया। उन्होंने तय किया कि वे मदन लाल को माफ कर देंगे पर उससे दूरी बनाए रखेंगे। गायत्री और प्रिया ने एक नई वीडियो बनाई जिसका शीर्षक था सास बहू का ईमानदारी का सफर, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों, कर्जों के बोझ और यहाँ तक कि मदन लाल की साजिश के बारे में भी ईमानदारी से बात की। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कमेंट सेक्शन माफी और समर्थन से भर गया। ब्रांड डील तुरंत बहाल हो गई और चंद्रा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब उनकी विदेश यात्राएं भी होती थी, लेकिन अब वो सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनका काम बन चुका था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खेत में रहने वाला गरीब दामाद। बिलासपुर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन मेहनती युवक रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश के पास पुश्तैनी जमीन या बड़ा घर नहीं था, पर उसके पास एक बड़ा दिल और कुछ कर दिखाने का हौसला था। वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा करता था और उसका एक ही सपना था, अपनी मेहनत से एक सम्मानजनक जीवन बनाना। दूसरी ओर शहर की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यवसाय श्री वीरेंद्र सिंह की बेटी थी प्रिया। प्रिया को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली थी, पर उसका मन कभी दिखावे में नहीं लगा। वो गांव के पास स्थित अपने फार्म हाउस पर अक्सर आती थी और एक बार जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश की सादगी, ईमानदारी और उसकी आंखों में छिपी सच्चाई ने प्रिया का दिल जीत लिया और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जल्द ही प्रिया ने अपने पिता वीरेंद्र सिंह को आकाश से शादी करने की इच्छा बताई। वीरेंद्र सिंह को ये सुनकर गहरा सदमा लगा। उनकी बेटी, जो किसी बड़े उद्योगपति के बेटे की पत्नी बन सकती थी, वो एक मामूली गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी। वीरेंद्र सिंह का अहंकार आहत हुआ, पर वो अपनी बेटी को खोना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने भरी सभा में आकाश से कहा, देखो, मैं अपनी बेटी का जीवन खराब होते नहीं देख सकता। तुम मेरे दामाद बन सकते हो, पर घर के अंदर नहीं रह सकते। अगर तुम इतने ही स्वाभिमानी हो तो मेरे खेत के एक कोने में अपनी झोपड़ी बनाकर रहो। अगर तुम इस अपमानजनक शर्त को मान लेते हो तो मैं शादी की अनुमति दे दूंगा, वरना नहीं। वीरेंद्र सिंह ने सोचा था कि आकाश ये शर्त सुनकर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाएगा, पर आकाश ने एक पल सोचा, प्रिया की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आपकी बेटी का साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और मैं उसे पाने के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। मैं आपके खेत में झोपड़ी बनाकर रहूंगा और एक दिन अपनी मेहनत से सिद्ध करूंगा कि मैं आपकी बेटी के लायक हूँ।
ये सुनकर वीरेंद्र सिंह की पत्नी उमा सिंह, जो बहुत ही शांत और स्नेही स्वभाव की थी, उनकी आंखों में नमी आ गई, पर वो अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल पाई। शादी हुई और आकाश ने वीरेंद्र सिंह के विशाल फार्म हाउस से लगे खेत के एक कोने में बांस और घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। ये झोपड़ी उनके प्रेम का महल थी, पर बाहरी दुनिया के लिए ये आकाश के गरीब होने का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वीरेंद्र सिंह का चचेरा भतीजा आलोक, जो वीरेंद्र सिंह के व्यापार में अपना हिस्सा चाहता था और खुद को प्रिया के लिए सबसे योग्य मानता था, इस स्थिति से बहुत खुश था। आलोक ने हर मौके पर आकाश को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। जब घर में कोई मेहमान आता तो आलोक हमेशा मजाक करता, अरे दामाद जी को अंदर क्यों नहीं बुलाया, शायद वो खेत की ताजी हवा में ज्यादा खुश रहते हैं। एक बार वीरेंद्र सिंह ने अपने बड़े ग्राहकों के लिए एक शानदार दावत रखी। आकाश को घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करने का काम दिया गया, ताकि वो दावत में शामिल ना हो सके। प्रिया ने जब अपने पिता से अनुरोध किया, पिताजी आकाश को अंदर आने दीजिए, वो भी हमारा दामाद है, तो वीरेंद्र सिंह ने सख्ती से कहा, दामाद घर के अंदर होते हैं, खेत में नहीं। जब तक वो बाहर है तब तक उसका स्थान बाहर ही है। आकाश ये सब सुन रहा था और उसका सिर शर्म से झुक गया। रात के समय तेज हवा और बारिश आती तो झोपड़ी टपकने लगती। आकाश पूरी रात जागकर प्रिया को बचाता और खुद भीगता रहता। प्रिया रात को छिपकर आती और आकाश के लिए घर का बना खाना लाती। एक रात आकाश ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारा ये प्यार ही मेरी ताकत है, पर मुझे अब इस अपमान को सम्मान में बदलना है। मैं कब तक तुम्हारे पिता की खेत में यूं ही गुजारा करता रहूंगा। मैं अब एक पक्का मकान बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम आराम से रह सको। ये सुनकर प्रिया ने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है आकाश, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आलोक ने जब देखा कि आकाश हार मानने वाला नहीं है, तो उसने झोपड़ी के चारों ओर कचरा और गंदगी डालनी शुरू कर दी, ताकि आकाश को मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़े। आकाश जानता था कि उसे अब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से सम्मान जीतना होगा। उसने अपनी झोपड़ी के चारों ओर की मिट्टी का निरीक्षण किया। उसने गांव के पुराने किसानों से बात की और पता चला कि उस खेत की मिट्टी एक खास तरह के जैविक औषधीय पौधे उगाने के लिए सबसे उत्तम थी, जिनकी बाजार में बहुत मांग थी। आकाश ने फैसला किया कि वो अपनी ही खेत के टुकड़े को अपनी कर्मभूमि बनाएगा, पर बीज खरीदने, उपकरण लेने और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए पैसे चाहिए थे। वो अपने ससुर वीरेंद्र सिंह से मदद मांगने गया। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मुझे इस खेत के एक छोटे से हिस्से को जैविक खेती के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दीजिए। अगर आप मुझे एक छोटा सा ऋण दे दे तो मैं जल्द ही आपको मुनाफा लौटाऊंगा और अपना घर भी बना लूंगा। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने ठुकराते हुए कहा, तुम जिस काम को जानते नहीं हो उसे करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात देखकर बात करो। मेरे खेत, मेरी बेटी और मेरी दौलत का सपना देखना बंद करो। तुम्हें यहाँ सिर्फ रहने की जगह मिली है, कारोबार करने की नहीं। आकाश बहुत निराश हुआ। उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, लगता है दुनिया में कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। प्रिया ने अपनी माँ उमा सिंह से गुहार लगाई, माँ, आप ही पिताजी को समझाइए। आकाश इतना मेहनती है, वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। उमा सिंह ने दुखी मन से कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी अपनी बात के बहुत पक्के हैं। वो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने व्यापार में दखल नहीं देने देंगे। मैं बेबस हूँ बेटा, पर तुम हार मत मानना। आकाश ने छोटे मोटे काम करके और अपनी छोटी बचत को मिलाकर कुछ पैसे जमा किए। वो एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर दूर शहर गया और सबसे उत्तम किस्म के जैविक बीज खरीद कर लाया। आलोक को जब ये पता चला तो वो मन ही मन हंसा और सोचा, ये गरीब लड़का कुछ भी कर ले, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र सिंह की दौलत सिर्फ मेरे लिए है। आकाश ने रात दिन एक करके पसीना बहाकर अपने खेत के छोटे से टुकड़े पर बुआई की। मिट्टी उसकी मेहनत का जवाब देने लगी और जल्द ही वहां शानदार हरे भरे औषधीय पौधे लहलहाने लगे, जो पूरे फार्म हाउस की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वीरेंद्र सिंह भी छिपकर आकाश की मेहनत और उस शानदार फसल को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने प्रबंधक से पूछा, ये कौन सी फसल है जो इतनी अच्छी उगी है? प्रबंधक ने बताया,
सर, ये एक बहुत ही दुर्लभ जैविक जड़ी बूटी है जिसकी बाजार में लाखों की कीमत है। ये सब आपके दामाद आकाश ने किया है। आलोक को लगा कि उसका वसीयत का सपना अब टूटने वाला है। उसने तुरंत एक घिनौनी चाल चली। आलोक रात के अंधेरे में खेत के पास आया और जोर से हंसते हुए अपने नौकर से कहा, देखो कैसे एक गरीब लड़का अमीर बनने का सपना देख रहा है। इस सपने को हमेशा के लिए तोड़ दो। जाओ, मुख्य सिंचाई नाली का रुख मोड़ दो ताकि सारा पानी उसके पौधों पर न जाकर दलदल में बह जाए, और साथ ही इन पौधों पर नकली कीटनाशक छिड़क दो ताकि ये 1-2 दिन में सूख जाएं। आलोक की बात सुनकर उसका नौकर थोड़ा हिचकिचाया, पर पैसे के लालच में उसने वही किया जो आलोक ने कहा था। अगली सुबह जब आकाश उठा तो देखा कि उसकी फसल मुरझा ही है, पानी का स्रोत बंद है और पौधों का रंग बदलने लगा है। आकाश का दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा। आलोक घर के अंदर बैठकर चाय पी रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब वो जीत गया है और वीरेंद्र सिंह को आकाश की नाकामी जरूर दिखेगी। प्रिया, जिसने आकाश के काम में हर तरह से मदद की थी, उसे पता था कि आकाश इतना लापरवाह नहीं हो सकता। उसे आलोक पर शक हुआ। देर रात जब सब सो रहे थे तो प्रिया हिम्मत करके खेत के पास गई और देखा कि आलोक और उसका नौकर खेत की मिट्टी में कुछ मिला रहे हैं। प्रिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और छिपकर उनका एक वीडियो बना लिया। अगले दिन प्रिया ने वो वीडियो अपने पिता वीरेंद्र सिंह को दिखाया। वीरेंद्र सिंह का स्वाभिमान अपनी जगह था, पर उन्हें हमेशा सच और ईमानदारी प्रिय थी। वो वीडियो देखकर आग बबूला हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि आलोक की चालबाजी सिर्फ आकाश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी संपत्ति को हड़पने की साजिश थी। वीरेंद्र सिंह तुरंत खेत पर पहुंचे, जहां आलोक आखिरी बची खुची फसल को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। वीरेंद्र सिंह ने आलोक का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें आकाश की गरीबी से नहीं, उसकी ईमानदारी और मेहनत से जलन थी। तुमने मेरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। आलोक अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और वीरेंद्र सिंह के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, पर वीरेंद्र सिंह ने उसे माफ नहीं किया और उसे हमेशा के लिए अपने घर और व्यापार से बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र सिंह ने फिर आकाश की ओर देखा, जो उदास खड़ा था। वीरेंद्र सिंह ने पहली बार आकाश को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान गरीब घर का हो सकता है, पर उसका दिल और उसका हौसला गरीब नहीं होना चाहिए। तुम मेरे खेत के नहीं, मेरे दिल के दामाद हो। उन्होंने तुरंत आकाश के साथ मिलकर उस जैविक खेती के व्यापार को बड़े स्तर पर शुरू करने का फैसला किया। जल्द ही आकाश ने उसी खेत में अपनी मेहनत और वीरेंद्र सिंह के सहयोग से एक शानदार आलीशान घर बनाया, पर अब उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल चुकी थी। आकाश और प्रिया अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और वीरेंद्र सिंह को आकाश पर बहुत गर्व था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।